हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका बिक्रेड कैरियर कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल बिक्रेड कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख सकेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात है रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखिए, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दिखा देते हैं हम। और इसे दोस्तों देखिए, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा दिखा देते हैं रेखीय आवर्धन का। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका एक सूत्र भी है, इसको भी लिख लीजिए। जैसे देखिए, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन का जो परिभाषा है उसे हम लिखवा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रेखीय आवर्धन का जो डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक आपका एक अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपका ए बन गया अवतल दर्पण। ये दोस्तों आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों द्वारक। ठीक है, परावर्तक तल की लंबाई जो होती है परावर्तक तल की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तक की दूरी को ही द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए दोस्तों। और ये है आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, यह है आपका ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यफ है। ठीक है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहीं पे देखिए दोस्तों होता है आपका C, मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, सी को यहाँ पर रखते हैं वक्रता केंद्र, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई
वस्तु है जिसे अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, अनंत और सी के बीच में रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र रखते हैं, वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं कोई वस्तु। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, हम कहाँ रखते हैं? अनंत पर, सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका परावर्तक तल है, इसका पहला बिंदु जो है M1 और ये M2 हो गया। ठीक है, और ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका क्या नाम है, ध्रुव है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस है, F से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, और एक वस्तु रखा है O डैश। ठीक है, O डैश रखा गया है, कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे O है, O डैश यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखा गया। अब प्रकाश की पहली किरण जो आ रही है कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए प्रकाश की पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, समांतर जा रही है, यहाँ से टकराने के बाद कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक, और अब देखिए प्रकाश की दूसरी किरण जो है वो कहाँ से होकर जाती है? प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, क्या हो गया? अब देखिए दोस्तों, और देखिए अब यहाँ O डैश जो है, O डैश को हम P से मिला दे रहे हैं। ठीक है, एक डॉट लाइन में P से मिला दे रहे हैं। ठीक है, मिल गया यहाँ पे, और इसी को हम फिर यहाँ इस बिंदु पे, जिसे हम कहते हैं I डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं I, यहाँ पे लिख देते हैं I डैश। ठीक है, I डैश। ठीक है, क्या हो गया? अब आपका जो दूसरा किरण जो है हम इसको दिखा दे रहे हैं डॉट लाइन से। ठीक है, लाइन कैसी हो गई थोड़ी, ठीक है, हो गया डॉट लाइन से। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला किरण जो जा रहा है दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से होके चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा किरण जो है O डैश से जो जा रहा है। ठीक है, और वक्रता केंद्र से होके जा रहा है और दर्पण से टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। ठीक है, और इसको हम डॉट लाइन से दिखा दिए हैं। ठीक है, कि O डैश और P को मिला दिए हैं, फिर P को I डैश से मिला दिए हैं। ठीक है, डॉट लाइन से। ठीक है, अब देखिए जितना हम काम किए हैं यहाँ पे, उसी को यहाँ पे हम एक हीरो के रूप में लिख देते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं, माना M1 और M2। ठीक है, M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस जो आपका दोस्तों F हो जाएगा। ठीक है, मुख्य फोकस F C और F के बीच I डैश। ठीक है, I डैश बन रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए O डैश और P फिर O। देखिए कोण O डैश PO बराबर रहेगा I कोण I P I डैश। क्यों? क्योंकि आपका दोस्तों परावर्तन का नियम आपको बताया है। ठीक है, देखिए परावर्तन के नियम से दोस्तों कोण O डैश PO और कोण I P I डैश
बराबर होगा। जैसे देखिए दोस्तों हमने बताया था, ठीक है, मान लीजिए कोई दर्पण है, एक दर्पण है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए अभिलंब है, इस पे लंब है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, तो यहीं से टकरा के वापस हो जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है मान लीजिए बना, मान लीजिए 100 डिग्री, 70 मान लीजिए, टोटल 100 70 बना है, ठीक है, टोटल 70 बना है। तो ये जो है आपका विलंब जो है बराबर दो भागों में इसे बांट देता है, ठीक है, बराबर दो भागों में बांट देता है। तो कितना हो जाएगा आपका ए जो होगा 35 डिग्री हो जाएगा और ए भी 35 डिग्री, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, यहाँ दर्पण से परावर्तित हो रही है, ठीक है, यहाँ से परावर्तित होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है। तो देखिए ओ डैश पी जो है एक प्रकाश किरण है, ओ डैश पी एक प्रकाश किरण है जो बिंदु पी से परावर्तित होकर कहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ पे आ रही है पी और आई डैश की तरफ आ जा रही है, ठीक है। तो इनके बीच की जो कोण बन रहा है दोस्तों, ठीक है, और ये बीच में एक अभिलंब का काम कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है एक अभिलंब की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए थीटा डिग्री बन रहा है टोटल, ठीक है। तो केवल इतना जो होगा दोस्तों थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2, और यहाँ का भी थीटा बाई 2, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा है टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे 35 डिग्री, यहाँ पे भी 35 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से देखिए ये परावर्तन के नियम से एक कोण बराबर हुआ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परावर्तन का नियम हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ओ डैश, ठीक है, ओ डैश पी और ओ में, ठीक है, ओ डैश पी और ओ में देखिए त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ओ डैश पी ओ एक त्रिभुज बन जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई पी आई डैश एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों। समरूप त्रिभुज की खासियत यही होती है कि ये दोनों देखने में समान होते हैं, ठीक है, लंबाई में नहीं समान होते हैं, ना तो चौड़ाई में समान होते हैं, लेकिन इसके बीच जो कोण बनता है, ठीक है, वो कोण का झुकाव जितना होता है वो आपस में बराबर होते हैं, यही होता है। और दोस्तों एक बात और है, समरूप त्रिभुज की खासियत यह है कि उनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों हो जाएगा कोण सॉरी त्रिभुज ओ डैश पी ओ, एक त्रिभुज यहाँ बनना है और एक त्रिभुज यहाँ, बराबर रहेगा त्रिभुज आई डैश सॉरी आई त्रिभुज आई पी आई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन इसका लिख दीजिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इसका रीजन ये हो गया, ठीक है। देखिए समरूप त्रिभुज, देखिए मान लीजिए दोस्तों ये दो समरूप त्रिभुज है, एक ए हो गया और एक ए हो गया, समरूप त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, हमने नाम दे दिया। अब मान लीजिए दोस्तों ये आपका कोण बन गया 70 डिग्री, ये हो गया आपका 55 डिग्री, ये हो गया 55 डिग्री। समरूप त्रिभुज की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 55 दूना 180 हो गया और 70 हो गया 180, सॉरी 55 दूना 110 होता है और प्लस 70 जो है 180, ठीक है। मान लीजिए अभी 70 55 55, ठीक है। इनके बीच झुकाव जो है उतना रहेगा, भले त्रिभुज छोटा बड़ा हो जाए, ठीक है, झुकाव जो कोण ये बनाएगा वही कोण ये भी बनाएगा, समरूप त्रिभुज की खासियत यही होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोण ए ले रहे हैं, ठीक है, कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, कोण ए के सामने बीसी भुजा है, ठीक है। तो बीसी हो जाएगा बीसी अपान कोण, अभी इसके सामने देखिए ये वाला जो त्रिभुज है इसके संगत लीजिए, तो हो गया पी, कोण पी ले रहे हैं जब दोस्तों, तो इसके सामने वाली कौन भुजा है क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर भुजा। अब देखिए बराबर होगा किसके, अब मान लीजिए बी को ले रहा है, बी 55 डिग्री है, तो ठीक है बीसी के सामने भुजा क्या, सॉरी बी के सामने कौन भुजा है, बी के सामने एसी भुजा है, ठीक है, एसी हो जाएगा बटे, अब इसी के संगत लीजिए क्यू, क्यू 55 डिग्री है, इसके जस्ट सामने कौन सा भुजा है पी आर, यहाँ पे लिख दीजिए पी आर, ठीक है। इनके जो भुजाओं का अनुपात है देखिए दोस्तों समान आ रहा है, ठीक है। अब एक भुजा और बचा है
सी, मान लीजिए आप सी वाला कोण ले रहे हैं तो सी के सामने कौन भुजा है, ए बी भुजा है, तो ए बी बट्टे हो जाएगा दोस्तों, ए बी बट्टे, अब इसको लीजिए तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। ठीक दोस्तों, देखिए इन दोनों का जो भुजाओं का अनुपात है तीनों का समान आ रहा है। अब मान लीजिए इसके बीच हम लंब खींच दे रहे हैं दोस्तों, लंब खींच दे रहे हैं, ठीक है, लंब खींच दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे एस हो गया, ठीक है, तो इनके लंबों का अनुपात भी समान होगा। देखिए अब इसके बराबर लिख सकते हैं ए डी अपान, ठीक है, पी एच, यही होता है दोस्तों, ठीक है, यही होता है आपका भुजाओं में अनुपात होता है समरूप त्रिभुज में, भुजाओं का अनुपात जो है आपस में बराबर होता है, ठीक है, इसी नियम से हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे हो गया इतना, अब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे देखिए यहाँ पे ओ ओ डैश बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओ ओ डैश बन रहा है और इसी के संगत भुजा क्या है, आई आई डैश, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों आई आई डैश, आई डैश अपान ओ ओ डैश, ठीक है, आई डैश अपान ओ ओ डैश, कैसे, ये हो गया दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा दोस्तों किसके, अब देखिए ये तो इसके बराबर होगा, मान लीजिए इस भुजा और इस भुजा का अनुपात सेम कर दिए, ठीक है, सामने सामने वाली भुजा, इस कोण को ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा ओ डैश और ओ है, और इसी कोण के इसको ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा आई आई डैश हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए दूसरा दोस्तों, मान लीजिए हम आई पी ले रहे हैं, ठीक है, आई पी और ओ पी, ठीक है, तो लिख सकते हैं दोस्तों आई पी अपान ओ पी, ठीक है, आई पी अपान ओ पी, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए संगत भुजा, छोटे त्रिभुज का भुजा एक वाला ये है और बड़े त्रिभुज का भुजा संगत ए वाला है, ठीक है, ओ पी, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम आई आई डैश को क्या लिखते हैं, आई आई डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं, माइनस वाई लिखते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है माइनस वाई टू के रूप में लिखते हैं। और देखिए दोस्तों, और जो इसका बस्ट की ऊंचाई है, बस्ट की ऊंचाई का लिखते हैं वाई से, ठीक है, वाई वन लिख दीजिए इसको। अब ये बराबर है दोस्तों किसके, यहाँ पे देखिए आई पी से, ठीक है, आई पी के, अच्छा दोस्तों हमने बताया था ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, वी कहते हैं, ठीक है, वी से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को वी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों वी, ठीक है, वी, और बस्ट तक की दूरी जो होती है दोस्तों, ध्रुव से लेके बस्ट तक की दूरी को, बस्ट यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं यू, यहाँ पे यू लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया देखिए माइनस वाई टू अपान वाई वन इक्वल टू हो गया वी बाई यू, ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, हमने पहले बता चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों m इक्वल टू वाई टू अपान वाई वन, ठीक है, वाई टू अपान वाई वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी अपान यू, क्यों दोस्तों, यहाँ पे माइनस यहाँ पे था, इसको हम उधर भेज सकते हैं, ठीक है, तो हो गया दोस्तों m इक्वल टू वाई टू अपान वाई वन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही है दोस्तों रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन, ठीक है दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर आ गया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हम अगला डेरिवेशन जो है, अगला जो क्लास है उसे हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।